दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस चैनल पर आपको कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मिलता रहता है और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जिस चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जैसे कंप्यूटर जो पोर्शन है वो सभी एग्ज़ाम के अंदर जो आपसे पूछा जाता है। तो उसी पर हम एक पीडीएफ लेकर के आए हैं और इस पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जल्दी से आप रिवाइज़ कीजिए इन क्वेश्चनों को। और कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आप इंडिया का देने जाएं जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन है तो आप इस वीडियो को ज़रूर साथ रखिए और फटाफट से आप इसमें क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है। तो पीयर टू पीयर इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका वन और वन जो मान लो कंप्यूटर रहते हैं जुड़े हुए लैन के अंदर, और तो इसका आर्किटेक्चर कई तरीके का होता है, जैसे पब्लिक नेटवर्क भी होता है, होम नेटवर्क भी होता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा दोस्तों होम नेटवर्क। होम नेटवर्क रहेगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से कि इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो हब मैं आपको बता देता हूँ, हब पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि हब क्या होता है। एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिससे एक अलग अलग नोड्स जुड़े होते हैं, कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ये ज़्यादातर लैन के अंदर यूज़ होता है। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम जहाँ पे कवर करेंगे। आपको जस्ट एज इट इज क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको एज इट इज रट्टा भी मार सकते हैं और आप इस एज इट इज रिवाइज कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों रहेगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। जो आपकी कंप्यूटर जो आपकी आजकल के जो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, उसके अंदर जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर बोला जाता है क्योंकि वो भी एक तरह की एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। तो वो प्रकार का जो है ब्राउज़र आपका यूज़ होता है अगर आपको इंटरनेट सर्फ करना है। तो इंटरनेट सर्फिंग के लिए माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आपको यूज़ होगा। अब पूछा गया है स्काई एक क्या है? तो स्काई का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका पूरा नाम है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि कंप्यूटर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो स्काई का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और तो ये आपसे पूछा गया कि स्काई एक क्या है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों कि एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये कोडिंग सिस्टम है जो आपके द्वारा इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को, वो आपकी भाषा के अंदर होता है, इंग्लिश के अंदर होता है। उसको बाद में वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए अलग अलग कोडिंग सिस्टम है, उसमें से स्काई एक कोडिंग सिस्टम है जो 8 अक्षरों का होता है। और इतने ही डिटेल आपको इसमें याद रखनी है, स्काई का पूरा नाम और ये करता क्या है। बस दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? काफ़ी सारे कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क जिसको बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट इसका आंसर रहेगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनेट दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे नेटवर्क जुड़ करके एक वैश्विक जब रूप ले लेते हैं तो उसी को इंटरनेट कहते हैं जो हम एक्सेस कर पाते हैं। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, आपका यूज़र और आपके हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस यानी मीडिएटर होता है कि आपको वो हार्डवेयर से कैसे काम करवाना है। वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अभी इस पर बात नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना ये इसका मूलभूत कार्य नहीं है क्योंकि जो प्रोसेसिंग का काम है वो प्रोसेसर करता है, वो जस्ट इंटरफेस प्रदान करता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बात होगी मेमोरी मैनेज करना, बाकी कंप्यूटर को स्टार्ट रीस्टार्ट करना। देखो इसमें फोर्थ ऑप्शन में दे भी रखा है आपको, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना। तो इंटरफेस प्रदान करना इसका मेन काम होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि CSMA और CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं? तो यानी इसका मेन क्वेश्चन पूछने का है
कि जो मान लो नेटवर्क में एक डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, तो किस फॉर्म के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं जिसको डेटा पैकेट्स बोलते हैं, अकेले पैकेट नाम से भी आ सकता है आपके ऑप्शन। तो पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है, यानी सबसे छोटी इकाई जो है पैकेट इसको बोला जाता है। तो एज इट इज़ ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एज इट इज़ इसका रिवाइज करना है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ये इसका पूरा नाम भी पूछा गया है। यहाँ पे इसमें पूरा नाम दे रखा है कि इसमें संवेदनशील क्या होती है। संवेदनशील दोस्तों इसमें प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी टाइप में से डायरेक्टरी होती है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर मेन जो डाटा आपका स्टोर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायरेक्टरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आप जो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हो, कोई भी मैसेंजर यूज़ करते हो, तो उसमें एनक्रिप्शन होता है, यानी आप सेंडर से रिसीवर के बीच में एक बार सेंडर ने जो डेटा भेज दिया, कोई मैसेज भेज दिया, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जाता है। इस पर काफ़ी बार विवाद भी होता रहता है। तो एनक्रिप्शन फॉर्म के अंदर जाता है, यानी वो बीच में कोई भी बंदा उसको रीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तरह की कोडिंग सिस्टम के अंदर वो चेंज हो जाता है। तो एनक्रिप्शन उसको बोलते हैं, यानी आपके मैसेज को वो एक गुप्त कोड में, सीक्रेट कोड में चेंज कर देता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट के विकास का शुरुआत जो है कब से हुई। तो यूजनेट, ईथरनेट, इंट्रानेट, ये तो सभी क्या हैं, इंटरनेट के टाइप ही हैं। इंट्रानेट, ईथरनेट, यूजनेट, अर्पानेट से शुरुआत हुई थी। अर्पानेट आपको बताता चलूँ कि अर्पानेट और अर्पानेट से स्टार्टिंग हुई थी। तो स्टार्टिंग में आया था अर्पानेट। ये अमेरिकन आर्मी के लिए शुरू में बनाया गया था, उनके पर्सनल लेवल के लिए, लोकल लेवल के लिए, और बाद में इसी का ही विस्तार आज हम देखते हैं जो इंटरनेट है। तो अर्पानेट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो विकास वहीं से शुरू हुआ था, अर्पानेट से। ये मिलिट्री आर्मी, जो अमेरिकन आर्मी है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो ये भी आपसे कई बार पूछ सकता है। तो वेबसाइट का एक संग्रह है। वेबसाइट वैसे तो देखो दोस्तों, आपको मिल जाता है कि वेबसाइट वेब पेजेस का संग्रह है, वेब पेजेस की कलेक्शन को ही वेबसाइट बोला जाता है। लेकिन आपके ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस तरीके के हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आपके एक वेबसाइट के अंदर HTML डॉक्यूमेंट भी होता है, ऑडियो वीडियो फाइल्स भी होती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो ऑडियो भी आपको मिलती है, वीडियो भी मिलती है, कई वेबसाइट में नहीं भी मिलती, लेकिन ये होती हैं। तो उपरोक्त सभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, तो सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था ENIAC बना था, तो वो किसने बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वॉन न्यूमैन नाम का बंदा था जिसने ENIAC सॉफ्टवेयर, जो ENIAC जो कंप्यूटर बनाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क आपको पता है, लैन, वैन, मैन, ये 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, सभी नेटवर्क हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह की केबल होती है जिससे डाटा एक दूसरे स्थान से जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पे भी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर रहेगा ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक डेटा ट्रांसमिशन का जरूर है, लेकिन ये एक तरह का नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो आपसे नेटवर्क ही पूछा है कि कौन सा नेटवर्क इसमें नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MICR का में C का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो MICR में C का मतलब, तो इसका पूरा नाम MICR का मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका पूरा नाम है। तो C से बनता है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है, क्योंकि GB से बड़ा होता है TB, ठीक है, और KB से बड़ा होता है GB। तो किलो बिट, किलो बाइट, और फिर उसके बाद मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, और फिर उसके बाद टेराबाइट। तो TB इसके अंदर सबसे बड़ी यूनिट है। तो TB का पूरा नाम है टेराबाइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, फटाफट से हम रिवीजन करते चलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। कभी भी आप एग्जाम देने जाइए तो ये वीडियो आप जरूर साथ में रखिए, ताकि आपका जल्दी से काफ़ी सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। तो ये हिंदी के अंदर पूछे गए हैं, और जिन भाइयों को हिंदी के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप ये वीडियो देखिए, और जिनको इंग्लिश के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसी की जो है आपकी PDF इंग्लिश के अंदर आएगी, वो वीडियो बनाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन जो है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है, हार्ड डिस्क पर एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको CPU यूज़ करता है। ये आप इस तरीके का देख लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है
और कुछ दिनों के लिए ठहरना है तो आप एक टेम्परेरी घर बना लेते हो, कहीं टेंट लगा देते हो, तो उसी प्रकार की एक वर्चुअल मेमोरी जो है हार्ड डिस्क पर क्रिएट कर दी जाती है। तो सीपीयू डायरेक्ट उससे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो सीपीयू वहीं से डेटा उठाता है और वहीं पे प्रोसेसिंग करके वहीं पे भेज देता है। तो हार्ड डिस्क पर एक तरह की मेमोरी होती है जिससे सीपीयू क्या करता है, विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। रैम के बारे में आपको पता है, आगे क्वेश्चन आ जाएंगे तब और डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर कोडिंग जब की जाती है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसमें त्रुटियां कैसे खोजी जाती हैं। तो त्रुटियां इसमें दोस्तों टेस्टिंग के जरिए खोजी जाती हैं, क्योंकि किसी चीज़ की टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग से ही जो है उसकी त्रुटि का मतलब अपने को पता लगता है उसमें क्या एरर है। तो अभी बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए, अंतिम एक्शन जो आपने लास्ट एक्शन किया है उसको आप वापस करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए। आपको पता है कंट्रोल जेड, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंट्रोल जेड। और अगर आपको फिर से वापस वही करना है तो कंट्रोल वाई, रीडू। तो रीडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल वाई, और जो है अंडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल जेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो स्थायी तौर पर जो स्टार्टिंग के अंदर जब रोम बनाई जाती है, रोम चिप होती है एक तरह की, जब बनाई जाती है उस टाइम ही इसमें इम्पोज कर दी जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम, उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। फर्म का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, फर्म यानी एक स्थान पर स्थित होना, यानी एक जगह पर पक्का होना, तो उसको फर्मवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर इसका नहीं आंसर, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, रोमवेयर भी नहीं है, तो फर्मवेयर इसका आंसर बनेगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू की कौन सी कमांड का यूज़ करते हो। तो आपको फाइल पर जैसे क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन एक लिस्ट आती है, उसमें आप न्यू पर क्लिक करते हो तब जाकर के आपकी नई फाइल तैयार होती है। तो इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर और गणना किस आधार पर करता है। तो आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम पर चलता है कंप्यूटर। अब कितने भी एडवांस सिस्टम हो गया आजकल, लेकिन बाइनरी सिस्टम पर ही कंप्यूटर हमारे काम करते हैं। बाइनरी 2 डिजिट की संख्या होती है 0 और 1, तो 0 और 1 पे ही काम करते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इनपुट देते हो तो अल्टीमेटली क्या बाइनरी नंबर्स को ही वो प्रोसेस करता है। तो जितने भी कोडिंग सिस्टम बने हुए हैं तो बाइनरी पे बनते हैं, तो बाइनरी पर ही वो गणना करता है, ये इसका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कमांड संपादन करने की यानी उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया है। तो कमांड तो एग्जीक्यूटिंग है, आपको सीधा सीधा आंसर दिख ही रहा है। फैचिंग नहीं है, फैचिंग होता है किसी से डेटा लेना। स्टोरिंग स्टोर करना, डिकोडिंग उसको वापस डिकोड करना अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट एक तरह का। तो एग्जीक्यूटिंग ये शब्द से ही पता लगता है, तो संपादन की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप क्या करते हैं। तब आप क्या करते हैं, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करते हैं। इंडेंट 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। तो इंडेंट 2 तरीके से होंगे, लेफ्ट इंडेंट होगा और राइट इंडेंट होगा। बाकी जो होते हैं वो अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट आपका सेंटर अलाइनमेंट भी होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट भी होता है और जस्टिफाई भी होता है। तो ये 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। बाकी जो इंडेंट है वो 2 तरीके के होते हैं, या तो आप पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट करोगे या राइट इंडेंट करोगे। तो यही आपसे पूछ रहा है कि पैराग्राफ को जब आप इंडेंट करते हो तब क्या करते हो। तो एक्चुअल में टेक्स्ट जो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट होते हैं उसी को क्या करते हैं, हम उसका मार्जिन सेट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्काई का पूरा नाम देखो, पूरा आ भी गया अगला क्वेश्चन, मैंने आपको बता भी दिया था पहले कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपको रट्टा मारना है कि स्काई का पूरा नाम क्या है। तो सीधा एज इट इज़ पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है किसी भी वेबसाइट का, जैसे घर का एक एड्रेस होता है उसी तरीके से किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसी को यूआरएल बोलता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो यूआरएल आप डालोगे जैसे www.mrsarkarijob.com, ये एक यूआरएल है जो हमारी वेबसाइट का है, आप वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का यूआरएल होता है, तो यानी वो उसका एड्रेस होता है वेबसाइट का। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं 26वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया। तो ये आपसे पूछा गया कि डिस्क को जो है ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित किस प्रकार से
किया जाता है। तो ये आंसर, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग बोला जाता है। वैसे हम जनरल भाषा में फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या समझते हैं कि फॉर्मेटिंग जो रहता है उसमें डाटा पूरा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन अगर जब हम डिस्क को पार्टीशन करते हैं उसका, तो उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो उसको जो हमारी डिस्क है वो ट्रैक्स और सेक्टर के अंदर विभाजित होते हैं, यानी एक तरीके से उसके अंदर पार्टीशन बन जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों फॉर्मेटिंग। तो अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा 27वें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? स्थायी मेमोरी, आपको पता है मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन वाइज आप अपना जो है सिलेक्ट करोगे आंसर कौन सा है। जैसे हमारे रैम है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, स्थायी नहीं होती है वो। फ्लॉपी है, सीपीयू है, सीपीयू तो आपका प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। सीओ रोम है, तो रोम इसका होगा रीड ओनली मेमोरी, तो वहाँ पे ये स्थायी मेमोरी होती है, इसमें डेटा स्टोर जो है वो लॉस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास स्थायी मेमोरी के अंदर आंसर रहेगा रोम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28वां, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो आपको पता है कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, शुरुआत में अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दो तरीके की मेमोरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज अगेन आपका आंसर हमेशा ऑप्शन वाइज ही बनेगा। कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑप्शन देखना जरूरी है। तो मास मेमोरी होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको कोई डेटा स्टोर करना है, मास मेमोरी, और जनरली वो क्या होती है? एक्सटर्नल टाइप की होती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सीपीयू द्वारा जो प्रोसेस करना है, तो सीपीयू हमेशा इंटरनल मेमोरी से ही प्रोसेसिंग के लिए डेटा उठाता है, तो इंटरनल मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना है। तो डॉक्यूमेंट को बदलना है तो उसमें देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब कि क्रिएट करना है, लेकिन वो बदलने की बात कर रहा है तो एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो इसमें कांट छांट शब्द यूज़ करना चाहिए इसको, तो एडिटिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बैकअप क्या है। बैकअप आपको टर्म से पता लग रहा है कि किसी चीज़ का बैकअप, यानी इसको सुरक्षित रख देना, किसी चीज़ का प्लान बी जिसको बोलते हैं। तो अपने नेटवर्क के लिए अधिक घटकों को जोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका मेन आंसर रहेगा मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। अगेन बात है बैकअप, किसी चीज़ का आप ले लो, ज़िंदगी में ले लीजिए, तो बैकअप का मतलब ही होता है सुरक्षा। तो सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। अदर जो ऑप्शन रहेंगे वो आप देख सकते हो, नए डाटा से पुराने डाटा को छांटना बिल्कुल नहीं है, टेप पर डाटा एक्सेस करना ये भी नहीं है। तो आपको आपका आंसर स्पष्ट दिख रहा है। अब बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिनटोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है? तो पॉपुलर प्रोग्राम जिससे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डिज़ाइन में एडोब एक्रोबेट, तो क्वार्क एक्सप्रेस। तो ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर के नाम हैं। तो इसमें एडोब एक्रोबेट जो है वो दोनों तरीके का पीसी और मैकिनटोश, दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं हमारे, जो विंडो और मैक सिस्टम जो चलता है, दोनों पर जो चलेगा प्रोग्राम वो चलेगा एडोब एक्रोबेट। अदरवाइज पॉपुलर, तो मोस्ट पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो हमारे को पता है, लेकिन वो विंडोज़ के अंदर चलता है, तो वहाँ पर जो चलेगा, यानी दोनों सिस्टम में जो चलता है वो एडोब एक्रोबेट चलता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 32वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है, तो इस पर चर्चा करते हैं। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि का मतलब एक पिक्चर जो होता है वो किस चीज़ की बनती है? तो आपको ये आजकल के ज़माने में सबको पता है कि पिक्चर जो है छोटे छोटे पिक्सल से बनती है। इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने मेगापिक्सल का। एक्चुअल में वो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक जरिया होता है। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा उस पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और उतनी ज़्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर आती है। तो यही आपसे पूछा गया कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि यानी एक पिक्चर की मैट्रिक्स से बनी क्या होती है? मैट्रिक्स यानी जो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो है पिक्सल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। ज़्यादा इसकी गहराई में ना जाइए क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत सारे कवर करने हैं। तो पिक्सल्स इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी बाइट, बिट, पैलेट ये जो है आपके डेटा स्टोर करने की इकाइयां हैं, तो पिक्सल्स इसका सही आंसर हो जाता है। DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? तो DPI क्या मापता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व नापता है। तो DPI रेट जितना ज़्यादा होता है उतना ही पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है। तो
कंप्यूटर की जो मॉनिटर आप जब भी खरीदते हैं तो उसका DPI रेट ज़रूर जांच लीजिए, क्योंकि DPI पर उसकी क्वालिटी काफ़ी डिपेंड करती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का कितना घनत्व है, यानी कितने ज़्यादा पिक्सल्स वो स्टोर कर रही है स्क्रीन, तो उससे पता लगता है। डॉट्स पर इंच इसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। तो इंटरनेट पर कभी भी आप डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो डेटा को कंप्रेस करके भेजा जाता है, ना कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर भेजा जाता है। ओरिजिनल फॉर्म के अंदर भेजोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और डेटा कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए किसी भी फाइल को हम क्या करते हैं, पहले इसको कंप्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो MPG आपको पता है, MPG आपका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये एक फॉर्मेट है पिक्चर का। अनजिप्ड, पहले जिप होगी उसके बाद अनजिप होगी, तो अनजिप भी एक तरह का सॉफ्टवेयर का काम करता है। फ्रेगमेंटेशन, उसको टुकड़ों में तोड़ करके, और कंप्रेशन जो होता है उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं। तो इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन भी शामिल होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी रहती है और सभी की सभी डाटा के अंदर उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होनी है वो भी सारी जो है स्टोर रहती है। तो ऑब्जेक्ट, ये बात हो गई जावा के अंदर आ जाती है, जावा लैंग्वेज के अंदर, तो आपको एज इट इज़ याद रखना है। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो जावा की बात कर रहे थे तो जावा आ ही गया। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी, चाहे विंडो पे चलिए चाहे मैक पे चलिए, किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको चलाओगे तो हार्ड डिस्क, मतलब उसका जो हार्डवेयर है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो प्रोग्राम कैसे रन करेगा। आप किसी भी तरीके का आप उस प्लेटफॉर्म पर चलाओगे तो एज इट ही चलेगी। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं। और पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो लैंग्वेज हमारी बनी थी वो जावा थी। सी लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है, विजुअल बेसिक, .NET, ये सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सभी क्या अपने जो है विंडोज़ पे चलती हैं। तो जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS इसका जो है शॉर्ट नेम है, DBMS का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सबसे व्यापक रूप का फ्लैट डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। DBMS में क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें अंदर क्या होता है कि एक ही अलग अलग टेबल्स जो है के अंदर इसका डाटा स्टोर किया जाता है DBMS के अंदर, और उनके बीच में रिलेशन बना दिया जाता है। जैसे मान लो सपोज करो X नाम का कोई पर्सन है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जितना भी डेटा होगा, यानी उसके डेट ऑफ बर्थ से लेकर के जितनी भी लाइफ का डेटा होगा वो उसके रिलेशन के अंदर वो क्या है स्टोर किया जाता है। तो इसलिए रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा DBMS का यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनता है कि नए टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट्स पे काम होता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर पहले ही बात कर चुके हैं, डेटा भी होता है और उसके अंदर डेटा की प्रोसेसिंग की इकाइयाँ भी हैं, वो भी स्टोर होती हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में काम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों कभी भी एक थोड़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं कि जब भी जो कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसका एक डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि पहले क्या इनपुट आएगा, उसके बाद क्या उसका क्या कैसे प्रोसेसिंग के बाद कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम जो है रन होगा। तो ये कच्चा उस पर बना लिया जाता है, उसी को डेटा फ्लो प्रोग्राम बोलते हैं कि इस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम रन होगा, तो उसको बोलते हैं डेटा फ्लो प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं, तो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं साथ में, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो ट्रांसमिशन प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लिखना था, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें क्या होती है, गोला से नोड बनी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि इस प्रोग्राम से, इस कमांड से अभी ये होने वाला है। ठीक है, तो इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता था। तो वार्म बूट, इसको कोल्ड बूट और वार्म बूट दो टर्म होती हैं। वार्म बूट होता है कि कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है
तो उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूट बोलते हैं। और अगर स्टार्ट ही नहीं है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो हमारे को उसको कोल्ड बूट बोलते हैं। तो ये 2 टर्म आती थी, पहले इसको डिस्कस करते थे, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले जो भी विंडोज सिस्टम होते थे उसमें कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को आप प्रेस करते थे तो विंडो क्या हो जाती थी, रीबूट हो जाती थी, दोबारा से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता था। तो उसी पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो वार्म बूट आपको पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है लग पाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए फॉन्ट की स्थापना का उदाहरण है। तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है। अपने कहने का मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ॉन्ट चेंज करने हैं आपको। तो फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? तो कैटेगरी दोस्तों फॉर्मेटिंग रहेगी, आपको फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या उसका फ़ॉन्ट का नेम चेंज करना है, कैसे भी है। तो आप ऐसी प्रक्रियाएँ जो है सारी फॉर्मेटिंग कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें कि 42वां क्वेश्चन की फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी हार्ड ड्राइव पर कोई भी फाइल स्टोर होती है तो एक उसका प्रॉपर एड्रेस रहता है, और उस एड्रेस को कैसे मेंटेन किया जाता है? FAT द्वारा मेंटेन किया जाता है। पूरा नाम आपको बता देता हूँ, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये बताता है कि फाइल को कहाँ स्टोर करना है। तो आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, इसमें फैट सिस्टम होता है जिससे फाइल जो है के लोकेशन की पहचान होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो आपको पता है ये काफ़ी अब एडवांस हो गया है सिस्टम कि आप बोले जाओ और वहाँ पे वो कंप्यूटर जो है या आपका जो आजकल के जो आपके स्मार्टफोन हैं वो बोल करके आपका टाइप हो जाता है। तो उस जो प्रक्रिया है उसको स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं, कि आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके वो क्या कर देता है, टेक्स्ट में चेंज कर देता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो दोस्तों ये इसका आंसर रहेगा बैकएंड। बैकएंड में क्या करता है, हमारा सर्वर काम करता है और उसी से ही हमारे पूरे डेटा की प्रोसेसिंग होती है। तो आपको एज इट इज़ इसका याद करना है, क्योंकि कई बच्चों का कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रहा होता तो उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आप डायरेक्ट अगर समझ में नहीं भी आती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट एज इट इज़ इसको रटते जाना है, क्योंकि एज इट इज़ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो विंडो XP में XP का मतलब क्या है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विंडो XP आपको पता है कि एक पूरा सीरीज आई थी, विंडो XP1 XP2 इस तरीके से सीरीज आई थी। एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो XP में XP का आपका पूरा नाम पूछा गया, तो XP का पूरा नाम था एक्सपीरियंस। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों कि एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर नहीं लगाया गया, लेकिन इसका आंसर रहेगा दोस्तों 2 नंबर। अगर आपको कोई घात लगानी है, जैसे 2 की घात 5, तो आपको 2 के बाद इस तरीके का साइन जो 2 नंबर पे आपका ऑप्शन है ये आपका सही आंसर रहेगा। तो ये आप यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? तो वायरस किसके जरिए नहीं आ सकता? तो डिस्केट के जरिए आ सकता है, इंटरनेट के जरिए आ सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए भी आ सकता है, ईमेल मैसेज के अंदर जो है वायरस का स्रोत जो है ईमेल मैसेज भी। इसमें वैसे आंसर ये गलत है, क्वेश्चन ही मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है ये आंसर इसका रहेगा, क्योंकि ईमेल मैसेज के अंदर भी वायरस आ सकते हैं। तो ये मिसप्रिंट है इसके अंदर। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिंटर पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो प्रिंटर काफ़ी टाइप के होते हैं, तो इम्पैक्ट भी होते हैं, नॉन इम्पैक्ट भी होते हैं। इम्पैक्ट में क्या होता है कि हैमर टाइप में होता है और उसमें इम्पैक्ट करके एक तरह का हैमर लगता है। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा तो एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर का काम करता है। तो रिबन होता है, तो उस पर जैसे इम्पैक्ट होता है तभी वो अक्षर छप जाता है उस पे पेज पे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा प्रकार है? तो पेज प्रिंटर नहीं है, लेज़र प्रिंटर नहीं है, इंकजेट प्रिंटर नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये जनरली आपको मिल जाएंगे। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, जहाँ से आपकी जो टिकट प्रिंट होती है जिस प्रिंटर से, तो वो एक तरह का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही प्रकार है, जिससे आपको डॉट 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 करके आपका टेक्स्ट बनता है, पिक्चर बनती है, तो उसी को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब बढ़ते हैं 49 नंबर पे। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग
स्कैन टेस्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। तो टेस्ट्स को स्कैन करने के फॉर्मेट में ऐसा लिखना जाना चाहिए, तो इसमें थोड़ा से प्रिंट मिस्टेक है। तो दोस्तों OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR सिस्टम होता है जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसको बाद में कंप्यूटर में जो है आपका इनपुट दे सकते हैं। तो CRT नहीं है इसमें, RGB नहीं है, क्योंकि CRT तो एक तरह का जो मॉनिटर का टाइप होता है, कैथोड रेज ट्यूब। RGB रेड ग्रीन ब्लू एक कलर का सिस्टम होता है। तो आपका सही आंसर रहेगा OCR। अब बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं। देखो क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो आ गया है यहाँ पे। मैंने क्या कहा था कि जिस स्क्रीन पर जिस मॉनिटर की क्या होगी, सबसे ज़्यादा DPI होगी, डॉट पर इंच होगी, वो सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन यानी अच्छी पिक्चर दिखाएगा। वही बात आ गई है कि हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं, हाई DPI रखते हैं। हाई DPI डॉट पर इंच यानी ज़्यादा पिक्सल वो स्टोर करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर आपका मिल जाएगा आपको। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका। एक वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, वेब पेज होते हैं। तो HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों में रहने वाले, एक वर्ल्ड वाइड वेब में, अच्छा पूरे www की बात हो रही है, तो इसका आंसर रहेगा कि HTML का जो उपयोग कर रहे हैं तो एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का संग्रह जो होता है हमारा www होता है, यानी कई कंप्यूटर नेटवर्क का संग्रह ही www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं। ये किस तरीके के उदाहरण हैं? मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तरीके के होते हैं जिससे हमारा कोई मसला हल होता है, जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सभी प्रकार के जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो आपको बता देते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग जो जैसे हमारा वर्ड पैड है या MS वर्ड है, स्प्रेडशीट जैसे हमारी एक्सेल है, फोटो एडिटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। तो जो भी आप शॉपिंग, आजकल शॉपिंग मॉल में जाते हो तो ऑनलाइन जो हमारे कार्ड से पेमेंट होती है, तो वो उस कार्ड का जो उसके पास मशीन होती है उसको POS बोलते हैं, जहाँ पे आपकी जो है POS मशीन होती है जिस पे आप कार्ड स्वाइप करते हो, तो पॉइंट ऑफ सेल इसको बोला जाता है। तो ये होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, किसको प्रोसेस करके सूचना परिवर्तित। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, वो प्रोसेस करके परिवर्तित करता है। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग करना, तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। ये भी जनरल क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हेल्प मेन्यू काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि नीचे नीचे अगर आप देखोगे टास्क बार पर हेल्प मेन्यू जो आपका स्टार्ट बटन होता है, जैसे आप स्टार्ट बटन में क्लिक करते हो तो उसमें एक हेल्प का बटन रहता है आपका, तो हेल्प मेन्यू आपको वहाँ मिल जाता है। तो स्टार्ट बटन पर ये उपलब्ध होता है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों जैसे ये ईमेल की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे भी ईमेल आप भेजते हो और आपने बना करके रख लिया है, लेकिन अभी आप उस पर काम करना है और अभी आपको भेजना नहीं है, तो ड्राफ्ट नाम की एक सुविधा होती है जिससे आप वो कॉपी आपकी ईमेल अकाउंट पे स्टोर कर सकते हो। तो ड्राफ्ट इसका सही आंसर रहेगा। तो ये जनरल आपने यूज़ भी किया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सारे कथन आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सब गलत हैं, तो इतना टाइम नहीं है। अब बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड कौन करता है। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। FAT वहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने वहाँ पे पूरा नाम भी आपको बताया था कि फाइल एलोकेशन टेबल इसको बोला जाता है। किसी भी फाइल की डिस्क पर जो लोकेशन तय करता है वो FAT सिस्टम करता है, फाइल एलोकेशन टेबल करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने सब क्लासेस में पास करता है। तो ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जावा से ये आया हुआ है, C++ से आया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट इसमें सब क्लासेस ही याद रखना है।
आप इसको एज इट इज़ ही इसको रट्टा मारिए, चाहे इसको रिवाइज कीजिए, आप एज इट इज़ इसको देख सकते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? देखो देखो, ये ई बिजनेस का बात आ गई है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग बिल्कुल नहीं, ग्राहक सेवा विक्रय ये सब अलग हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है इसका ई बिजनेस का घटक नहीं है, यानी इसका फैक्टर नहीं है। ई बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो जो है आपका वैसे भी ऑनलाइन रहता है, तो ये आपका आंसर इसमें रहेगा। अब बढ़ते हैं, निम्न में से कौन डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित कर देता है? तो दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो होता है, एक दो तरीके के डेटाबेस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग लोकेशन पे आपको इसको एक्सेस कर सकते हो। सेंट्रलाइज जैसे हमारी जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे काम करती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये दोस्तों यहाँ पे लैन कार्ड की बात हो रही है, NIC इसका आंसर हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं उसको, लैन कार्ड भी बोलते हैं। तो उसको आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, आप नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। तो इसमें इतनी ही बात है। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कंटिग्यूस क्लस्टर को सेव करता है? नॉन कंटिग्यूस क्लस्टर को सेव करता है तो फ्रेगमेंटेड फाइल है, आपको अगेन एज इट इज को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगों को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहते हैं? तो तल पर एक्चुअल में ये क्या कहते हैं, पूछना चाह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो उसके नीचे नीचे कोई, जैसे अभी किसी कंपनी का नाम आ जाता है, किसी के सिग्नेचर आ जाते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअल में क्या कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसको बोला जाता है दोस्तों फुटर। हेडर जो आता है वो ऊपर आता है और फुटर नीचे आता है, और इसके अलावा फुट नोट भी आता है। तो लेकिन ये प्रत्येक पृष्ठ पर शामिल करने की बात हो रही है तो फुटर ही आएगा। फुट नोट आप जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं किसी विशेष पृष्ठ पर, तो फुटर जो है प्रत्येक पेज पर आता ही आता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्या कह रहा है कि एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी। इवेंट ड्रिवन, तो विजुअल बेसिक, इवेंट ड्रिवन आपको बता देता हूँ। विजुअल बेसिक के अंदर क्या होता है कि आपको रेडीमेड जो है, जैसे मान लो बटन्स लेने हैं या कोई ग्राफिक्स लेने हैं तो आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, तो उस पर आप इवेंट सेट कर सकते हो कि मैं ऐसे करूँ तो ऐसे होना चाहिए। तो वे एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, विजुअल बेसिक इसका पूरा नाम है, VB इसको शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ पे। इसमें इतनी बात है। लिनक्स एक क्या है? लिनक्स बात करते हैं। लिनक्स अगेन एक तरह की क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, जो रोबोटिक्स के अंदर और इंटरनेट में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें इतनी ही बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है। फ्रंट एंड पे कौन काम करता है? तो नेटवर्क सिस्टम के अंदर जो फ्रंट एंड पे, यानी ये जो यूजर है उसको ही क्लाइंट बोला जाता है और क्लाइंट ही काम करता है। बैक एंड पे जो है हमारा सर्वर काम करता है, फ्रंट एंड पे जो हमारा क्लाइंट काम करता है। तो क्लाइंट और सर्वर जो के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होता रहता है, तो क्लाइंट इसका सही आंसर रहेगा। 69 नंबर जो है क्वेश्चन, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से कौन ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? टैब बंद करनी है, यानी कोई ऊपर में खुला हुआ है पेज, आपको उसको बंद करना है, तो उसकी शॉर्टकट आपसे पूछिए तो Ctrl+W से आपकी ये बंद हो जाती है। RISC के अंदर RISC क्या है? तो एक तरह का दोस्तों ये RISC क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, शॉर्ट मिनी प्रोसेसर भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं नॉर्टन। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, नॉर्टन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। नॉर्टन दोस्तों एक तरह का एंटीवायरस प्रोग्राम है और काफ़ी पुराना है। AVJ सॉफ्टवेयर भी आते हैं उसके अंदर, कैस्परस्काई आता है और उसमें एक नॉर्टन है, तो नॉर्टन काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम है, यानी वायरस अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो नॉर्टन आप इंस्टॉल करते हो तो वो भगा देता है, उसे डिलीट कर देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में तब्दील कर देता है, तो उस स्तर की भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है दोस्तों कंपाइलर। तो कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपाइलर क्या करता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देता है। फिजिप एक क्या है?
इसमें सॉरी दोस्तों ये पिजिप लिखा हुआ है, इसमें जिप है इसका सही। जिप क्या है, ZIP जिप, ये आपसे पूछा गया है। जिप क्या है दोस्तों, कोई भी फाइल को आप जब कंप्रेस करते हो तो इसको जिप फॉर्मेट के अंदर वो आ जाती है। तो संकुचित फाइल यहाँ पे हिंदी के अंदर लिखा है, वैसे कंप्रेस्ड फाइल इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे। तो संकुचित फाइल है जिप फाइल। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर दोस्तों, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम कर सकता है एक समय के अंदर, एक ही। वैसे तो आप ज़्यादा भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वन टाइम में वन ही जो है जनरली काम करता है। अब बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का उपयोग कर बैंक PO क्लर्क परीक्षा का उत्तर शीट्स चेक की जाती है। तो आप कोई भी आजकल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो आपकी शीट्स पहले गोले भरने वाले होते थे ऑफलाइन वाले, तो उसको चेक कैसे किया जाता था? चेक किया जाता था दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR, अगेन मैंने पहले बात करी थी, OCR के जरिए ही आपकी जो है वो शीट चेक होती थी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जाता है? तो टेलीफोन लाइन के जरिए इंफॉर्मेशन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फैक्स है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, सभी को आता है। तो फैक्स का उपयोग किया जाता है, तुरंत इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रेन, फॉरेन ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है, FORTRAIN। तो ये इसका इंग्लिश के अंदर आता है। फोर्ट्रेन का पूरा नाम भी पूछा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रेन एक तरह की वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओरेकल क्या है? ओरेकल दोस्तों एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इतनी ही आपको बात याद रखनी है। IC चिप किससे बना होता है? बहुत ही जनरल और पॉपुलर क्वेश्चन है। IC चिप दोस्तों सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ये सिलिकॉन से बना होता है। तो निकिल, लोहा, तांबा इससे नहीं बना होता। सिलिकॉन जो है अर्धचालक जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, तो सिलिकॉन क्या होता है कि अर्धचालक होता है। तो IC चिप भी हमारी उसी से बनी होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है? तो सिलिकॉन वैली एक GK का भी क्वेश्चन है और कंप्यूटर का भी ये क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन। एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करना तो हाइपरलिंक कहलाता है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस डिवाइस का प्रयोग करके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है और अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको पता है मोडेम की सहायता से आप जो पहले जो ब्रॉडबैंड लगते थे उसमें मोडेम एक डिवाइस होती थी, मोडेम आप यूज़ करते थे। वो डेटा को क्या करता था, कोड और डिकोड करता था। ठीक है, तो ये मोडेम का काम होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है। तो गेटवे के साथ क्या कर सकती है? एक नेटवर्क, एक तरह का ये क्या होता है कि एक नेटवर्क टाइप से दूसरे नेटवर्क टाइप में क्या होता है, आप डेटा का बीच में आदान प्रदान कर सकते हो, बात कर सकते हो, संवाद कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो। इसमें इतनी बात है। स्क्रीन बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है। स्क्रीन बैकग्राउंड डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। आप जो भी शुरुआत करते हो, कंप्यूटर जब चलता है तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है तो उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फटाफट से रिपीट करते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं जनरली बहुत बार पूछे जाते हैं जब भी आप कोई भी कंपटीशन क्लासेस का एग्जाम देने जाओ जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन है। आप इस वीडियो को साथ में रखिए, बार बार ये वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस आपको पता है कि माउस भी है, कीबोर्ड भी है, लाइट पेन भी है। वीडियो नहीं है। वीडियो एक तरह का मॉनिटर का है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? DPI, अगेन डॉट पर इंच। तो DPI यूनिट का इसमें प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, दो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो हाइब्रिड, यानी दोनों का जो मिश्रण होता है वो किस टाइप का कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन, वॉर्म का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, राइट वंस रीड मेमोरी। तो ये रोम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वॉर्म
इसका पूरा नाम है, राइट वंस रीड मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट का एक हिस्सा है, मेमोरी यूनिट का एक हिस्सा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो CPU भी मेमोरी यूनिट का एक हिस्सा है। तो इसमें इतनी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 का विकास किया था। तो MS जिसके आगे MS ही लगा हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया, तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो MS नाम से जितनी भी चीज़ें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही विकसित की हैं, बिल गेट्स की कंपनी। MICR का पूरा नाम पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वही बार बार आ गया है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पहले C का पूछ लिया था, इसमें पूरा नाम पूछ लिया है। वायरस का पूरा नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो है लोगों को नहीं पता होता है। तो इसका पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का पूरा नाम है। तो आपको ध्यान रखना है। मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार क्या कहलाता है। मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार क्या कहलाता है। तो इसको वर्चुअल स्टोरेज, पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में वो मेमोरी नहीं होती लेकिन CPU हार्ड डिस्क पर ही क्रिएट कर लेता है एक्स्ट्रा। तो वर्चुअल स्टोरेज इसका सही आंसर हो जाएगा। विंडो को बंद करने के लिए, तो विंडो को बंद करने के लिए बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। Alt F4 इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। Alt F4 से आपकी विंडो बंद हो जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन, फॉक्स प्रो क्या है। फॉक्स प्रो काफ़ी शुरुआत में भाषा आई थी, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज आई थी, तो कंप्यूटर की एक भाषा है। बाकी तो RDBMS DBMS ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम है, लेकिन फॉक्स प्रो क्या है, एक लैंग्वेज है। कौन कंप्यूटर का पितामह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जनरल क्वेश्चन। कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ही आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको ISP बोलते हैं। जैसे कि हमारा एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ये सारे ISP हैं, इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उसी को ISP बोलते हैं। तो हिंदी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है। तो वो आपको अगर इंटरनेट सर्फ करना है, वेबसाइट देखनी है, तो आपको पता है एक ब्राउज़र आपको चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर पे देखना है तो उसको ब्राउज़र बोल देते हैं, अगर आपकी मोबाइल पे देखना है तो उसको माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो दोनों ही तरीके के आंसर इसमें हैं जो है वहाँ पे। आप पहले माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का हम जिक्र कर चुके हैं, यहाँ पे ब्राउज़र इसका आंसर रहेगा। एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए तो ये शॉर्टकट आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है, Ctrl F6। एक विंडो से दूसरी विंडो में आप स्विच कर सकते हो। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। तो मेन मेमोरी के अंदर होते हैं। आपको पता है कि मेन मेमोरी के अंदर डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। तो इसके अंदर अगर प्राइमरी मेमोरी होता तो प्राइमरी मेमोरी इसका आंसर रहता। अभी इसका मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी उसको हिंदी के अंदर मुख्य मेमोरी बोल देते हैं, तो मुख्य मेमोरी इसका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि CPU को जो डेटा स्टोर जिसको प्रोसेस करना होता है वो रैम से ही उठाता है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी से उठाता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे, टॉप 100 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए, और हिंदी के अंदर हमने डिस्कस किए। कभी मौका मिला तो इसकी इंग्लिश वर्जन भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो हमने हिंदी में बनाया है। तो इंग्लिश की भी हम ज़रूर जल्द लेकर के आएंगे। तो आप कभी भी कंप्यूटर का पोर्शन कभी भी है तो इस 100 क्वेश्चन की आप रिवीजन ज़रूर मारिए, और कभी मौका मिला तो और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी मेरे पास, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी www.mrsarkarijob.com पे, और टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।